Jai Hind to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am anonymous Bodhi. Today we are going to start a new session of environment test. पहले भी जो है हम ज्योग्राफी के बारे में इस तरीके के टेस्ट ले चुके हैं. आज जो है इन्वायरमेंट का टेस्ट है और इसमें क्या होगा कि वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप जो है ऑनलाइन लगा सकते हैं. इसके अलावा बाद में इस क्वेश्चन पेपर का मैं डिस्कशन भी करूँगा. ठीक है, 100 क्वेश्चंस हैं ये और 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड. वायुमंडलीय परत का नाम बताइए जो ज़मीन से सबसे नज़दीक है. ठीक है, मतलब ज़मीन से नज़दीकी सबसे ज़्यादा कौन सी परत है. ट्रोपोस्फेयर जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, मेसोस्फेयर जिसे मध्य मंडल कहते हैं, थर्मोस्फेयर के बाद में स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल कहलाता है. थर्मोस्फेयर को क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर. सर लिखना पूरा या बी ऐसा करके लगा देना? आपको सिर्फ आंसर लगाना है कि आंसर ए और बी या जो भी है बी और डैश लगा के छोटा सा लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो. ठीक है, समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट अबंडेंट गैस ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज. वायुमंडल में या पृथ्वी के वायुमंडल पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है. ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन, सी है नाइट्रोजन एंड डी है हाइड्रोजन. क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉइन्ड द वर्ड इकोलॉजी. पारिस्थितिकी शब्द का किसने गढ़ा है, किसने जो है रचा है. अर्नेस्ट हैकेल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है ग्रेगरी मेंडल. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स मतलब मृतजीवी जिसे हम अपघटक कहते हैं. क्या होते हैं अपघटक? 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें. ऑप्शन ए कहता है लिविंग बीइंग्स दैट फीड ऑन द सेप फ्रॉम द ट्री पार्क. हिंदी में जीवित प्राणी जो पेड़ की छाल से खप पर भोजन बनाते हैं. ऑप्शन बी है लिविंग बीइंग दैट फीड ऑन डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. ऐसे जीवित मतलब ऑर्गेनिज्म जो कि मृत जीवों को खाते हैं या डिके जीवों को खाते हैं. ऑप्शन सी है लिविंग बीइंग दैट फीड ऑन अदर लिविंग बीइंग्स. ठीक है, ऐसे जीव जो दूसरे जिंदा जीवों को खाते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन. विकासवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, या फिर विकासवाद कहें या फिर इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन की खोज किसने की थी. ऑप्शन ए ग्रेगरी मेंडल, चार्ल्स डार्विन और सी है अल्बर्ट आइंस्टीन. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकास का सिद्धांत. जी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट आर प्लैंक्टन्स. प्लवक क्या है, किसे कहा जाता है प्लवक. प्लांट्स लिविंग इन वाटर, ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं. ऑप्शन बी है वेरी स्मॉल प्लांट्स, बहुत सूक्ष्म पौधे. एंड एनिमल लिविंग इन वाटर, बहुत सूक्ष्म पौधे और जानवर जंतु जो पानी में रहते हैं. ऑप्शन सी है वेरी स्मॉल एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, बहुत छोटे छोटे जानवर या जंतु जो जमीन पर रहते हैं. प्लवक, प्लैंक्टन्स. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं. द मेजर डाइट ऑफ द पांडाज. पांडा जो होते हैं उनकी डाइट क्या है, वो क्या खाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
asked in UPSC and UPPSC both the examinations कि मेजर डाइट पांडा की क्या है। ऑप्शन एक है बबूल की छुरी जिसे हम अकेसिया लीफ कहते हैं, दूसरा बी ऑप्शन है बैम्बू जिसे हम बांस कहते हैं, और सी ऑप्शन है ग्रास जिसको हम घास कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे ऑफ। किस दिन विश्व वेटलैंड या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? February 2, February 28, February 22 एंड February 12। 2 फरवरी, 28 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 12 फरवरी। नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। What does the UNEP stand for? UNEP की फुल फॉर्म क्या है या UNEP का मतलब क्या है? आपके सामने है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्लान, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल पॉलिसी। UNEP। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, डायरेक्टली 11th है ये, ठीक है, 10 स्किप हो गया है। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरिंग अ वायबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देम फॉर एक्सटिंक्शन। विच ईयर इट वॉज लॉन्च्ड? किस साल जो है ये लॉन्च हुआ था? जो टाइगर भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चालू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, बाघों के लिए जो बंगाल के बाघ थे। बताइए किसका है? एक सेकेंड, अरे यार चलो कट जाएगी वो जी। क्वेश्चन नंबर 11, कब शुरू हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द एटमोस्फेयर हीटिंग थ्रू द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएट इंफ्रारेड रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज। मतलब कहने का ये है कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि वातावरण में पाई जाती है, ठीक है, एक जाल की तरह जो है ये ट्रैप कर लेती है और ऊष्मा को रेडिएट करती है, ठीक है, जिससे कि तापमान बढ़ता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन मतलब तापमान का उल्टा होना, सोलर हीटिंग, सौर की ऊष्मा, सौर ऊष्मा जिसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, भूतापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, PVC is a very toxic form of plastic. What is the full form of PVC? PVC एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक विनाइल कंपाउंड्स, ऑप्शन बी है पॉलीमर विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी है पॉलीविनाइल कैम्फोर। This is the question number 13. Now question number 14. Name India's first national park. भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? मानस नेशनल पार्क,
गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Whatever you are thinking, it's good. Question number 50. Water is in a wetland can be. किसी भी आर्द्र भूमि में पानी कैसा हो सकता है? ऑप्शन ए फ्रेश मतलब ताज़ा पानी, मीठा पानी जिसे कहा जाता है. ऑप्शन बी ब्रैकिस जिसे हम नुरखुरा पानी कहते हैं. ऑप्शन सी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब एक तरीके से स्थिर पानी जिसे कह सकते हैं. अब इसके ऑप्शन है 1 2 3 के बाद में. ऑप्शन ए कहता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी कहता है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी कहता है 2 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी कहता है 1 2 3. इसका आंसर भी दे रखा है. चलिए आंसर डी है. अरे आंसर दे रखा तो लिख लो, वीडियो बनेगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, तपाक से आंसर मिला हुआ था उसमें. क्वेश्चन नंबर 16. द वर्ड केम इन एग्जिस्टेंस इन 1866. एक ऐसा शब्द जो 1866 में अस्तित्व में आया. इट इज ग्रीक वर्ड, यह एक ग्रीक शब्द है. टेल द नेम ऑफ द वर्ड. ठीक है, शब्द का नाम बताइए. ये 1 लाइनर है. 1866 में आया, ग्रीक वर्ड है. उस वर्ड का नाम क्या है? ऑप्शन नहीं है इसके, 1 लाइनर है. क्वेश्चन नंबर 17. स्टडी ऑफ सिंगल इकोलॉजी नोन एज. एकल पारिस्थितिकी की या एकल पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? एकल, सिंगल इकोलॉजी. सिंगल इकोलॉजी का मतलब ये सिंगल स्पेसीज की अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. स्टडी ऑफ कम्युनिटी नोन एज. समुदाय का अध्ययन क्या कहलाता है? एक है सिंगल स्पेसीज का अध्ययन और एक है कम्युनिटी का अध्ययन. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेवल टू द कम्युनिटी? कम्युनिटी के बाद में या कम्युनिटी जो स्तर है उसके बाद में कौन सा सेक्शन आता है? ठीक है, मतलब समुदाय के बाद में अगला स्तर कौन सा आता है? समझना, स्तर जो करवाए थे फ्रॉम सेल टू यूनिवर्स, उसी स्तर में समुदाय के ठीक बाद कौन सा स्तर आएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं. ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज. जीवित लोगों का एक समूह, जीवित जीव जो होते हैं उनका एक समूह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं. अदर नेम ऑफ ईकेड. ईकेड का दूसरा नाम क्या है? ईकेड. ईकेड का दूसरा नाम क्या है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज मेजर कम्युनिटी? मेजर मतलब बहुसंख्यक. बहुसंख्यक या प्रमुख समुदाय किसे कहा जाता है? नो, यू कैन राइट अ सिंगल वर्ड और डेफिनेशन, व्हाटएवर यू हैव.
जो भी आपको याद है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लिख सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। द मेजर, व्हाट इज मेजर कम्युनिटी? मेजर, माइनर, each and every questions taken from your notes. Question number 23, what is minor community? माइनर कम्युनिटी मतलब कि अल्पसंख्यक समुदाय क्या है? ये समुदाय बिल्कुल वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। Question number 24, name of the bacteria which make food by them own without using sunlight. This is very very important question कि उन बैक्टीरिया या उन जीवाणुओं को क्या कहा जाता है जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं बिना प्रकाश के, बिना सूर्य के प्रकाश के, ठीक, विदाउट सनलाइट। ऐसे बैक्टीरियाज को क्या कहा जा सकता है जो बिना प्रकाश के अपना भोजन बना सकते हैं? समुद्र के नीचे स्थल में भी पाए जाते हैं ये, और बहुत सारी जगह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25, A single bacterium in the soil interacts with। अगर कोई जीवाणु किसी मिट्टी में, मृदा में पाया जाता है, ठीक है, तो वो इंटरेक्शन जो करता है, वो जो अंतर संबंध स्थापित करता है, वो किन किन चीज़ों के साथ करता है? ऑप्शन है वाटर, पानी के साथ, एयर, वायु के साथ, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, जमीन में पाए जाने वाले कण जिसे भूमि कण बोलते हैं, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, सभी के साथ। किस किस चीज के साथ में वो इंटरेक्ट कर सकता है? नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन द बायोस्फीयर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम। जैव मंडल में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? ठीक है, सभी जानते हैं। ऑप्शन ए है द सन, सूर्य से। ऑप्शन बी है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा से। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों से। या ऑप्शन डी वर्क, काम से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, माफ कीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 ही है ये। आप 26A करके जो है अगला क्वेश्चन का नंबर डालिएगा, 26A। 26A डाल दिया आप सभी ने? हाँ, तो अब 26A में क्या है कि द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी जीव मंडल में क्या क्या हो सकता है निम्नलिखित में से? लेक्स, सॉइल, लेक्स मतलब झील, सॉइल मतलब मृदा, सॉलिड सेडिमेंट्स मतलब ठोस अवसाद, ऑल ऑफ द अबव या फिर उपरोक्त सभी। बायोस्फीयर आप जानते हैं अच्छी तरीके से, समझिए, लगाइए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, एनर्जी इज इन इकोसिस्टम। ऊर्जा जो होती है वो पारिस्थितिक तंत्र में क्या करती है? इज रिलीज्ड मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी जो है रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है। इज ऑब्जर्व्ड अवशोषित की जाती है। फ्लोज या ऊर्जा का प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में। या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी इकोसिस्टम में क्या होती है? ऑब्जर्व की जाती है,
रिलीज की जाती है, फ्लो किया जाता है एनर्जी का, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो भी आपको लगे आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहा है। सॉरी 27 हो चुका है, 28। हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डज अ प्लांट रिक्वायर्स? कितने, मतलब एक पौधे को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है? ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि मैं इसमें आपको हिंट दूंगा, ठीक है। हिंट ये है कि इसमें ए और डी नहीं है, बी और सी में से ही आंसर है। बी और सी में से? यस। सर बी सी में तो कौन सा? I will tell you after class, don't worry madam. Question number 29. Let's move forward. Which of the following minerals plays a major role in energy storage and transfer of ADP and ATP? बहुत molecules, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ATP और ADP जो होते हैं अणु, उसमें ऊर्जा का जो भंडारण करता है वो कौन सा तत्व करता है? चाहे वो पौधे हों या मनुष्य की बॉडी हो, कोई भी जंतु हो। याद रखिएगा कि ATP जो ऊर्जा हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर एक एलिमेंट हमेशा वर्क करता है, उसके बिना कोई भी ऊर्जा गहन नहीं की जा सकती। ऑप्शन 1 है फास्फोरस, बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सी है मोलिबेडनम, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने 11th-12th में अपनी बायोलॉजी या फिर साइंस पढ़ी होगी तो आपको याद होगा ATP किस चीज़ से बनता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following minerals is required by the plants in a large quantities? बड़ी मात्रा में पौधों को निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? ठीक है, पौधों को लगभग हर एक तत्व की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक तत्व इन चारों में ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है पेड़ों के लिए। क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीज, मोलिबेडनम। डोंट डिस्कस your views, just write your answer. Let's move forward. Question number 31. Chlorosis is yellowish of the leaves caused due to deficiency of. जो पत्तियों पर पीलापन आता है वो निम्नलिखित में से किन की कमी से आता है? ऑप्शन 1 है जिंक की कमी से, ऑप्शन बी है पोटेशियम की कमी से, ऑप्शन सी है मैग्नीज की कमी से, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी की कमी से। Now question number 31. We must be move on question number 32. Which of the following minerals is required for the synthesis of the chlorophyll? क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल एवरी पर्सन नोज अबाउट इट। तो क्लोरोफिल अगर हमें बनाना है तो हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कॉपर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, आयरन। क्लोरोफिल के लिए पौधों में कौन सा तत्व होता है जो बहुत जरूरी होता है? नाउ क्वेश्चन नंबर 33. What is the basic difference between lagoon and estuary? लैगून और ज्वार नदमुख में क्या अंतर है? कोई भी एक अंतर आप लिखेंगे हम 1 नंबर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, कोई भी एक अंतर लिख लीजिएगा जो लॉजिकल हो। बहुत सारे अंतर हैं, आप अपने मन से लिखिएगा। लैगून और एस्चुरी में क्या अंतर है?
नाउ प्रियंका 2 कट कर दें। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 34। एस्चुरियन वाटर टाइप इज, जार नदमुख जो पानी होता है उसका पानी का टेस्ट कैसा होता है, कैसा होता है एस्चुरियन वाटर। ठीक है, नाम लिख दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। नेम एनी ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम, मानव जनित पारिस्थितिक तंत्र का, किसी भी मानव जनित पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिख दीजिए। 4-5 हमने कराए हैं, एक का नाम आप लिख दीजिए। मेन मेड मॉडिफाइड इकोसिस्टम, एक लिखना है जी, एक बस, सिर्फ एक, कोई भी टीपम टापी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 36। अंडर विच एक्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बैन द प्लास्टिक इन 2009। 2009 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्णतः प्लास्टिक को बैन कर दिया। किस एक्ट के तहत, उस एक्ट का नाम लिखना है गाइस, आपको परसों की क्लास में ही बताया था। जस्ट गो इन द क्लास, उस एक्ट का नाम लिखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, चाहे कोई भी भाषा आपको आती हो। क्वेश्चन नंबर 37। मिशन बटरफ्लाई इज रिलीज टू विच स्टेट। ध्यान से आंसर सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा पहले। किस राज्य में मिशन बटरफ्लाई, तितली मिशन जो है, ये क्रियान्वित किया गया था, किस राज्य में। राज्य पूछ रहे हैं, राज्य, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। द असम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन विच ईयर। ठीक है, बड़ा सिंपल है कि असम पहाड़ी भूमि और पारिस्थितिकी स्थल संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, किस वर्ष में लागू हुआ था। बस डेट डालनी है आपको, सन डालना है उसका। Now question number 39. It was 37 or 38? 39. Slow soil erosion known as, धीमी मृदा अपरदन को क्या कहते हैं। जो धीमा मृदा अपरदन, बहुत स्लो प्रोसेस जो होता है मृदा अपरदन का, सोइल इरोजन का, उसको क्या कहा जाता है मैडम, उसका नाम लिखना है बस। स्लो सोइल इरोजन को क्या कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राइट एनी 2 टाइप ऑफ सोइल इरोजन। कोई भी 2 प्रकार की सोइल इरोजन के, मृदा अपरदन के 2 प्रकार, 2 नाम लिखने हैं आप। ठीक है, आपको 6 कराए थे, आप सिर्फ 2 लिख दीजिए। मृदा अपरदन के यस, क्वेश्चन नंबर 40।
नाउ क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज मोनोकल्चर? मोनोकल्चर किसे कहते हैं? एकीकृत कृषि बोला जाता है हिंदी में इसको। ठीक, एक लाइन लिख दीजिएगा कि मोनोकल्चर ये है, जो भी आपकी भाषा में है। हिंदी में क्या कहता है? एकीकृत कृषि, चाहे हिंदी में मोनोकल्चर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Now question number 42, which Indian monument facing marble cancer? कौन सा भारतीय स्मारक मार्बल कैंसर नामक पर्टिकुलर तत्व से प्रभावित हो रहा है दिन प्रतिदिन? क्या नाम है? मार्बल कैंसर, उसका नाम लिखना है। Let's move on. Question number 43. Aerosols sprays has which gas? जो एरोसोल्स स्प्रे होते हैं हवा में उड़ने वाले, उसमें किस प्रकार की गैस, मतलब कौन सी गैस होती है? ध्यान से देखिएगा आंसर। एरोसोल स्प्रे शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 44, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राथमिक प्रदूषक का कोई एक उदाहरण दीजिए। कौन से प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक कहलाते थे, उसका एक उदाहरण। बस उदाहरण का नाम लिखना है। जी मैडम। नहीं पता है, किसी गलतफहमी में दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। द्वितीयक प्रदूषकों में से किसी एक का उदाहरण नाम दीजिए। द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण। पढ़ेंगे उसको जिसने भी रेस्ट्रिक्ट चुराया। हाँ सही बात है। Don't be reactive, just make your presence of mind. Question number 46, give any one example of non-degradable pollutants. नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो होते हैं, जो गल नहीं सकते हैं, ऐसे प्रदूषक, ठीक है, उन प्रदूषकों का एक एग्जाम्पल देना है जो कभी ख़त्म नहीं होते। वो प्रदूषक जो कभी ख़त्म नहीं होते। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, द मेजर सोर्स ऑफ फ्लाई एश इज। ठीक है, फ्लाई एश का जो मेजर सोर्स है, मुख्य सोर्स है, स्रोत है, वो क्या है? कहाँ से फ्लाई एश निकलती है? एक ही लिखवाया है और एक ही लिखेंगे आप। Now question number 48, mention any two uses of fly ash। फ्लाई ऐश जो होती है उसके दो प्रयोग भी किए जाते हैं, अच्छे कामों के लिए प्रयोग की जाती है फ्लाई ऐश। दो काम लिखवाए हैं, दोनों ही नाम लिखिए। कौन कौन सी चीज़ों में यूज किया जाता है फ्लाई ऐश को?
Write the name in question number 48. Now question number 49. What Ministry of Environment and Forest made policy to control the fly ash? पर्यावरण और वन मंत्रालय ने फ्लाई ऐश को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति बनाई है? यस, नहीं, वो आपको लिख देना है उसके बारे में कि ये नीति है कि ये नीति। उसका नाम लिख देना है कि हाँ भाई इस नीति के अंदर ये था, इस नीति के अंदर ये था, कोई भी एक नीति लिख दीजिए जो भी उसके बारे में आपको याद आ रहा है। Now question number 50. What is nanoparticle? नैनोपार्टिकल किसे कहते हैं? Now question number 51. Which volatile organic compounds, जिसको हम BOC कहते हैं, element occurred in paints, perfumes, polish, etc. कौन सा BOC समझ गए? BOC जो वाष्पशील कार्बनिक, जिसे परिवर्तनशील कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन सा है जो पेंट्स में पाया जाता है, परफ्यूम में पाया जाता है, पॉलिश में पाया जाता है, थिनर्स में पाया जाता है, नेल पॉलिश में पाया जाता है, एटसेट्रा। उसका नाम लिखना है एक। ओके, जस्ट नेम द VOC। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, द मेजर सोर्स ऑफ रेडोन या रेडोन गैस। रेडोन जो गैस है वो कहां से निकलती है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट गैस थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस अम्ल वर्षा के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, फुल फॉर्म ऑफ NaAQS। फुल फॉर्म ऑफ NaAQS। NaAQS का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म लिख लीजिए। Question number 55, how many gases are present in the list of NaAQS? NaAQS हर साल नहीं, 2009 के बाद में नहीं किया है। 2009 में उसने अपनी कुछ गैसेस की लिस्ट बनाई थी, उसमें कितनी गैसेस हैं उनके नाम नहीं लिखने, बस नंबर्स लिखना है कि इतनी गैसेस हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56,
फुल फॉर्म ऑफ PM 2.5 एंड PM 10। PM 2.5 और PM 10 की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म लिख दीजिए। PM एक ही है, एक ही बात है, लेकिन 2.5 भी है, 10 भी है, इसलिए एक ही PM की फुल फॉर्म लिख दीजिए बस, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, विच टाइप ऑफ क्लाउड्स इंक्रीजिंग द कार्बन ऑन हिमालयन ग्लेशियर? किस प्रकार के बादल हिमालयन ग्लेशियर में कार्बन की मात्रा बढ़ा रहे हैं? उनका नाम लिखना है। उस दिन बहुत हंस रहे थे आप इस शब्द पर। हिमालयन ग्लेशियर में कार्बन की मात्रा किस तरह के बादल बढ़ा रहे हैं? नाउ क्वेश्चन नंबर 58, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रिलीज्ड इन विच ईयर? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस साल रिलीज हुआ था? वो ईयर लिखना है सिर्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59, विच आर्टिफिशियल केमिकल इज मोर डेंजरस देन साइनाइड? साइनाइड से भी ज्यादा जहरीला तत्व कौन सा था उस लिस्ट में जो हमने कराई थी? ठीक है, उसका नाम लिखना है आपको। व्हाट बोल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 60, मेंशन एनी टू सोर्स ऑफ द लेड। सीसा कहां कहां से हमें मिलता है? सीसा मतलब पीवी। कहां कहां से मतलब किस किस मटेरियल में लेड पाया जाता है? हजारों मटेरियल हैं, कोई दो लिखने हैं बस अब आपको। ठीक है, कि लेड वहां से मिलता है। Yes, question number 60, yes. Let's move forward. Question number 61. Which chronic toxic very dangerous for a fetus during pregnancy of a woman? किसी भी गर्भवती महिला के अंदर जो गर्भ पाया जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस जो तत्व होता है, एक टॉक्सिक तत्व जो धीरे धीरे असर करता है, जो गर्भ अवस्था में पाए जाने वाले गर्भ के सीधे मस्तिष्क पर असर डालता है, उस तत्व का नाम बताइए। उस तत्व का नाम बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। यस, यू कैन थिंक with 5 seconds. Now question number 62. In which city of Japan poisonous element mercury consumed by fishes? मछलियों के द्वारा जापान के किस शहर में एक जहरीला तत्व खाया गया था? ठीक है, उस शहर का नाम बताना। उस शहर का नाम बताना है। उसी शहर पर फिर वो बीमारी हुई। यस, क्वेश्चन नंबर 62, शहर का नाम। सर मान लो कि जैसे कि वो उसका वर्ड है जो हम लिखेंगे उसमें थोड़ा बहुत तो 19-20 हो जाए तो मान लोगे। यस, पूछ नहीं चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, राइट एनी टू डिसीज कॉज्ड बाय मरकरी। मरकरी से होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम लिख दीजिए। हजारों बीमारियां होती हैं मरकरी से, लेकिन सिर्फ दो के नाम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 63 है चांदनी जी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 64, वाई विच मेटल एलिमेंट द डिसीज अल्जाइमर्स डिसीज, किस मेटल के द्वारा, किस मेटल एलिमेंट के द्वारा, किस धातु तत्व के द्वारा अल्जाइमर नामक बीमारी होती है। अल्जाइमर आप समझते हैं, वो किस मेटल के द्वारा होता है, धातु तत्व है वो, ठीक है, सोचिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ क्वेश्चन नंबर 65, why which toxic element the disease Blackfoot took place, जो काले पैर जो बोले जाते हैं जिसको, ब्लैकफुट रोग किस विषैले तत्व से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैकफुट, माय फुट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, example of the chlorinated hydrocarbons, this is the name of the pesticide, I am giving you hints। ये 4 टाइप जो मैंने आपको पेस्टिसाइड के विषाणु कीटनाशकों के बताए थे, उस 4 टाइप में से एक टाइप है ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उस क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लिखना है आपको, सिर्फ एक उदाहरण। तमाम तरीके के मैंने आपको पेस्टिसाइड बताए थे, जिसमें से मैंने बताया था कि क्लोरीनेटेड ही याद करना है आपको, सिर्फ एक ही बताया था कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण ये है। अब आप लिख लीजिए उस एग्जाम्पल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 says who used DDT first time in the World War II in 39। 1939 के विश्व युद्ध सेकंड में किस व्यक्ति ने पहली बार DDT का प्रयोग किया था। व्यक्ति, यस, वेरी गुड। Don't discuss, let's move forward. Question number 68, mention any 2 negative impact of the DDT। DDT के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। Yes, that was the question number 67. Now we are moving question number 68, 68। तो 68 क्या कह रहा है, मेंशन एनी 2 नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द DDT। DDT के कुछ 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। अगर आप उसकी बीमारियां बता दें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बता पा रहे हैं तो प्रभाव ही बता दीजिए, मगर होना सही चाहिए। जल्दी जल्दी लिखिएगा मैडम। DDT के 2 नकारात्मक प्रभाव। जूम वाले बच्चे जितने भी हैं ये, वो सामने आए, कैमरा ऑफ ना करें, ऑन रखें उसको। हमसे कोई मतलब नहीं है, उनको हो जाने दो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एयर पोल्यूटेंट, वो जो वायु प्रदूषक थे वो कितने थे। सिर्फ आपको बताना है कि भाई इतने थे, उनके नाम नहीं लिखने हैं। मतलब जैसे कितने थे, जैसे 2000। Now question number 70, on how many ppm a person generally died by the carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने ppm पर आदमी की मृत्यु हो जाती है।
डेथ हो जाती है, उस ppm का नंबर लिखना है आपको। जनरली या फिर जनरली 3 वैरायटी बताई थी कि 1 ppm पर कुछ नहीं होता, फिर इतने पर आदमी को कुछ कुछ होता है, और फिर इतने पर ठीक सब कुछ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। हो गया। ओके 71 स्किप कर दीजिए, डायरेक्टली 72 डालिए। 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि इन विच सिटी 4000 पीपल डाइड बाय टॉक्सिक फॉग इन 1952। किस शहर में 1952 में 4000 लोग एक जहरीले कोहरे से मर गए थे? बहुत बड़ी घटना है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। विच गैस यूज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984? भोपाल गैस त्रैसदी में 1984 में जो घटना घटी थी भोपाल गैस त्रैसदी की, उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? उस गैस का नाम लिखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। हाउ मेनी किलोमीटर्स इज ओजोन लेयर अबव फ्रॉम अर्थ सरफेस? कितने किलोमीटर पृथ्वी के धरातल से ऊपर ओजोन परत पाई जाती है? ध्यान से सुने मेरी बात, ये हमें इक्वेटर से बतानी है, पोल से नहीं। कहाँ से बतानी है? इक्वेटर से। मतलब इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं विषुवतीय रेखा, ठीक है, इक्वेटर से, बीचम बीच से। उस दिन आपने एक डायग्राम जो यस 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 मैडम, यस, वो इक्वेटर से ही था। डोंट डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 75। विच एलिमेंट इज अकर्ड इन द वाटर स्पेशली नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया मतलब कौन सा कंटेमिनेशन या फिर जो गंदा करता है पानी को, प्रदूषक पानी में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 75, वो 74 था। तो 75 कह रहा है कि एक उत्तर भारत में जल में एक प्रकार का तत्व पाया जाता है, वो कंटेमिनेट करता है पानी को। बताइए कि उस तत्व का नाम क्या है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। गिव द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। जो अवसादी चक्र होता है, 2 ही चक्र बताए हैं आपको, एक तो गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल बताना है कि अवसादी चक्र ये है। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन साइकिल में 2 तरह के साइकिल होते हैं, एक तो गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल आपको बताना है। मतलब कौन सा एलिमेंट बनाता है वो? नहीं नहीं, हाँ जी, कौन सा चक्र, जैसे कि कार्बन चक्र होता है इस तरीके से, तो कौन सा चक्र सेडिमेंट्री चक्र, अवसादी चक्र बनाता है? क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। नेम एनी साइनोबैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का साइनोबैक्टीरिया, गाइस, साइनो, समझ गए? साइनोबैक्टीरिया का नाम बताना है आपको। जो पानी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, उसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा हेल्प क्या नहीं कर सकता, आपको हिंट नहीं दे। क्वेश्चन नंबर 78। 76 समझ में नहीं आया मेरे को। जस्ट लीव द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। गिव द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। अवसादी चक्र जो होता है
दो तरह के मैंने पोषण चक्र कराए थे, गैसियस गैस चक्र और अपसादी चक्र। अपसादी चक्र का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 साइनोबैक्टीरिया फिक्सेशन के लिए, और क्वेश्चन नंबर 78 नेम एनी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सर क्या कर रहे हैं आप? कॉपी मत कीजिए, चेंज योर कॉपी। ब्लैंक है, ठीक है। कोई फोन वगैरह यूज मत करना आप लोग। जी बताइए जल्दी। नेम एनी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो डीनाइट्रीफाइड करता है। एक तो मैंने नाइट्रिफिकेशन के बताए थे, और दो मैंने ऐसे नाम बताए थे जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। उसमें से एक का नाम आपको लिखना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 79, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेचुरल सिलेक्शन इन द मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय। किसने नेचुरल सिलेक्शन का, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? नेचुरल सिलेक्शन, नेचर विल सेलेक्ट, ठीक है, और कैसे सेलेक्ट करेगा उसका एक सिद्धांत था। तो किसने कहा था कि प्रकृति जो है खुद सेलेक्ट करेगी जो वो होगा, ठीक है? किसने ये सिद्धांत दिया है नेचुरल सिलेक्शन का? नाउ क्वेश्चन नंबर 80, इकोटोन ऑल्सो नोन एज। इकोटोन को और क्या कहा जाता है? इकोटोन, देखो दो चार शब्द बताए हैं, जो भी है लिख देना आप लोग। इकोटोन को और क्या कहा जाता है? नाउ क्वेश्चन नंबर 81, नेम ऑफ द सक्सेशन ऑफ द लाइकेन्स। लाइकेन के अनुक्रमों के नाम लिखने हैं। एक का ही लिख दो, दो होते हैं वैसे, लेकिन एक का भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। लाइकेन के उत्क्रम, अनुक्रम जो थे। यस यस मैडम। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, द प्रोसेस इज कॉल्ड। ध्यान से सब ये क्वेश्चन को, कि जब अनुक्रम खुद उसी हैबिटेट में रहने वाले जीवों के द्वारा लाया जाता है एक समुदाय में, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत सिंपल है, दिमाग लगाइए लगाइए, लिखिए, एक शब्द आएगा इसमें बस। क्या कह सकते हैं उस सक्सेशन को? किस प्रकार का सक्सेशन होगा वो? Now question number 83, which one is maintenance of a stable equilibrium especially through physiology? जो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी होती है या किसी भी जंतु की फिजियोलॉजी होती है, वो तापमान को सुनिश्चित करना, शरीर के अंदर वो क्षमता जो तापमान को सुनिश्चित करती है, ठीक है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? Which one is a maintenance of a stable equilibrium especially through physiology? Now question number 84. Trophic level interaction involve three concepts, namely, जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है, भोजन स्तर जिसे कहा जाता है, उनके लिए तीन बातें बताई थी भोजन स्तर के लिए, कि किसी भी इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में तीन स्तर हैं भोजन को, या फिर सिंपल सी बात कहें तो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने के। वो तीन स्तरों के नाम बताने हैं। वो तीन कौन कौन से स्तर हैं जिसके थ्रू भोजन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचता है?
वो तीनों के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है ये। Now question number 85. Which food chain, actually D skip हो गया है, which food chain starts with dead particles? मृत जीवों से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? लिख लीजिए नाम। क्या कहा जाता है? नाउ क्वेश्चन नंबर 86, फंगी एंड बैक्टीरिया आर द, फंगी और बैक्टीरिया क्या हैं? ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या हैं वो? अगर हम उन्हें श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, तो क्या है? प्रोड्यूसर हैं, डीकम्पोजर्स हैं, या फिर कंज्यूमर्स हैं? बताइए क्या है? ऑप्शन भी दे दिया हमने, और क्या चाहिए बताओ। 87 क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द ओशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्र में प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। यूपीएससी में और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। समुद्र में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से होंगे? क्या कहलाएंगे? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 88, द एग्जाम्पल ऑफ एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म का एक उदाहरण लिख लीजिए। संबंध है ये, तरीके का रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यस, एमेंसिलिज्म। इसका उदाहरण लिखना है कि जैसे भाई कुत्ते और बिल्ली का रिश्ता क्या कहलाएगा? दैट इज एमेंसिलिज्म। Yes, question number 89, the relation of lion and deer is known as। शेर और हिरन का रिश्ता क्या कहलाता है? Now question number 90, in which Brahmin या पिरामिड डज नॉट अकर द इन्वर्टेड पिरामिड? कौन सा पिरामिड उल्टा पिरामिड नहीं पाया जाता है? 3 पिरामिड में एक ऐसा पिरामिड था जिसमें उल्टा पिरामिड नहीं पाया जाता, इन्वर्टेड पिरामिड नहीं पाया जाता। उसका नाम लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, which is related to means also. How many आर फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र के कितने कार्य होते हैं? यस, बस नंबर बता दो, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 91 जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच वन नोट एड CO2 इन कार्बन साइकिल? इन 4 में से कोई एक ऐसा है जो कार्बन साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऐड नहीं करता है। ठीक, ऐड मतलब नहीं जोड़ता है पर्यावरण में। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया जिसे बोलते हैं,
ऑप्शन सी है डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ऑप्शन डी है वोल्केनिक एक्शन। ठीक, सोच समझ कर आंसर लगाइएगा। एनवायरनमेंट में ऐड नहीं करता है। यस, क्लास में डिस्कस किया है हमने। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 93। इन नाइट्रोजन फिक्सिंग कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू विच गैस? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें नाइट्रोजन किस गैस में बदलती है? उस गैस का नाम लिखना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग में, लास्ट में नहीं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में नाइट्रोजन किस रूप में बदलती है, किस गैस में बदलती है? सर एक बार 92 दिखा दो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93। नाइट्रोजन फिक्सिंग में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन किस गैस में बदलती है? क्वेश्चन नंबर 94। नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होता है तो अमोनिया किस गैस में बदलती है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में नाइट्रेट किस गैस में बदलता है? क्वेश्चन नंबर 95। डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में नाइट्रेट किस गैस में बदल जाता है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। इन द अमोनिफिकेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट यूरिया यूरिक एसिड इनटू विच गैस? अमोनिफिकेशन में यूरिया और यूरिक एसिड किस गैस में बदलते हैं? क्वेश्चन नंबर 96। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 97। हाउ मेनी बायोम्स जनरली अकर्ड ऑन अर्थ? सामान्यता बताने हैं कि बायोम कितने होते हैं, सामान्यता, स्पेशली नहीं, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जनरली जो मैंने बताया कि हाँ इतने बायोम हैं, उनके नाम नहीं लिखने, सिर्फ उनका नंबर लिखना है कि इतना है। सर जो आपने करवाया है वो या जो सिर्फ आपने वैसे बताया थे नंबर? जो करवाए हैं वो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 98। विच बायोम डज नॉट अकर्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर? कौन सा बायोम सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि दक्षिणी या दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाया जाता है? ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। Now question number 99. Steppe occurred in which grassland? Sorry, in which country? Not grassland. ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। किस देश में स्टेपी ग्रासलैंड पाए जाते हैं? घास के मैदान है स्टेपी, वो किस देश में पाए जाते हैं? स्टेपी। यस, 99। प्रमुखता आप डालिएगा, वो देश प्रमुखता कौन सा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 100। एग्जाम्पल ऑफ द कल्चरल यूट्रिफिकेशन। जब यूट्रिफिकेशन या सुपोषण किसी सांस्कृतिक या फिर मनुष्य के द्वारा होता है उसे कल्चरल यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो उसका एक उदाहरण लिख दीजिए आप, कोई भी एक उदाहरण जो अपनी तरफ से लिखना चाहे कि हाँ इस एक्टिविटी से कल्चरल
यूट्रिफिकेशन होगा। यस क्या लिखना है सर इसमें? एग्जाम पे लिखना। Now this is the last question of the test, today's test. Length of the wetland and how many Ramsar site occurred in India. ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, दो बातें पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेटलैंड की लेंथ कितनी होती है, वेटलैंड जो होते हैं आर्द्र भूमियाँ, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। और क्वेश्चन दूसरी बात जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि रामसर साइट्स भारत में कितनी है, रामसर साइट्स कितनी है। ठीक है, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है लेकिन आंसर्स, वो क्वेश्चंस इसमें दो बातें पूछ रहा है। वेटलैंड की लंबाई और ऊंचाई? वेटलैंड जो होता है आर्द्र भूमि की जो लेंथ रखी गई थी, मैक्सिमम है लेंथ, वो लिखनी है। और साथ ही आपको लिखना है कि वेटलैंड जो हैं भारत में रामसर साइट टोटल कितनी है। ठीक है, दैट्स इट कीजिएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट सीरीज। तो पहला क्वेश्चन था एटमॉस्फेरिक लेयर, इसका आंसर है ए ऑप्शन, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था गाइज, मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, आप सभी जानते हैं, सी ऑप्शन था इसका, नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन था हु कॉइन्ड द वर्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकेल ने, जो ऑप्शन आपका ए है दैट इज राइट आंसर, अर्नेस्ट हैकेल ने जो है बनाया था ये शब्द। इसके बाद में व्हाट आर द सेप्रोसाइट्स, सेप्रोसाइट्स जो हैं ये क्वेश्चन नंबर बी है, फोर्थ का बी ऑप्शन। ठीक है, जो लिविंग बीइंग, जो मृत जीवों को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, वही सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, अपघटक। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, उद्भिद विकास के पितामह जो कहे जाते हैं वो चार्ल्स डार्विन कहे जाते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 का है व्हाट आर द प्लैंक्टन्स, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि वो प्लांट्स और एनिमल जो पानी में पाए जाते हैं। जी, बी फॉर बॉय, तो 6 का बी फॉर बॉय आंसर इज राइट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 का आंसर है कि पांडाज जो होते हैं, पांडा, उनके डाइट क्या होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बैम्बू उनकी डाइट होती है। ठीक है, बांस खाते हैं उनकी। और मैं आपको बता दूं कि एक पांडा अपनी 24 घंटे में लगभग 38 से 46 किलोग्राम बांस खा जाता है। ठीक है, क्योंकि बांस में न्यूट्रिशन कम होता है और वो ज़्यादा बेसिकली खाना पड़ता है उसको। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो फरवरी 2 को, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 2 फरवरी को होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज यूएनईपी स्टैंड फॉर, यूएनईपी की फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी जो 11th बन गया था, तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 1973 में चालू हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ये जो पर्टिकुलर इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, ए ऑप्शन इज राइट, ए इज राइट आंसर, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 द पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नेम द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, इसको हेले नेशनल पार्क बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क जो नेशनल जिम कॉर्बेट पार्क है, इट्स अ हेले नेशनल पार्क। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वाटर इन वेटलैंड कैन बी, जो आर्द्र भूमि होती है उसमें किस तरह का पानी पाया जाता है, फ्रेश, ब्रैकिश, स्टैटिक। ठीक है, तीनों तरह का पाया जा सकता है, आंसर 1, 2 and 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, द वर्ड केम इन एग्जिस्टेंस 1866,
इट इज ग्रीक वर्ड एंड टेल द नेम ऑफ द वर्ड। इकोलॉजी शब्द की बात चल रही है यहाँ पर। 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने ये शब्द दिया था, इकोलॉजी शब्द। तो आंसर इसका इकोलॉजी होता। क्वेश्चन नंबर 16। ओइकोस, वो है जो लैटिन शब्द को काटना है वो करना। इकोलॉजी शब्द। हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी ऑफ अ सिंगल इकोलॉजी नोन एज। क्वेश्चन नंबर 17, इसको ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। 17वां स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में 18, स्टडी ऑफ द कम्युनिटी नोन एज। कम्युनिटी की स्टडी की जाती है साइनो इकोलॉजी। क्या कहलाती है? साइनो इकोलॉजी, सिनो इकोलॉजी बोलते हैं इसको, इसको सिनो ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। नहीं, समस्थिति की अलग चीज है। स्टडी ऑफ कम्युनिटी, स्टडी ऑफ कम्युनिटी नोन एज स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर सॉरी वेट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 19 सॉरी। अच्छा, व्हाट विल बी नेक्स्ट लेवल टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अगला क्या होगा? वो होगा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज, ठीक है। इसका आंसर है स्पेसीज, प्रजाति। नो। क्वेश्चन नंबर 21, अदर नेम ऑफ द ईकेड इज नेम। देखो, इकोफीन को ईकेड कहा जाता है, तो ईकेड का दूसरा नाम जो है इकोफीन है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेजर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी किसे कहते हैं? देखिए, मेजर कम्युनिटी होती है इंडिपेंडेंट कम्युनिटी, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं। तो इन तीनों में से किसी ने भी एक शब्द का प्रयोग किया हो, या तो ऑटो इंडिपेंडेंट कम्युनिटी, या फिर ऑटोट्रॉप्स, या फिर प्लांट्स। यस, नो नो नो। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है व्हाट इज द माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी बोलते हैं डिपेंडेंट कम्युनिटी को, जैसे कि एनिमल और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। हम किसी चीज पर निर्भर रहते, परपोषित हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट ऑफ द बैक्टीरिया विच मेक फूड बाय देम विदाउट यूजिंग सनलाइट, ठीक है, उसको कहते हैं कैमियोसिंथेटिक, कैमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। कैमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 25, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 25, सिंगल बैक्टीरियम इन द सॉइल इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन होगा इसका। साइनोबैक्टीरिया तो होगा, साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा, ये कैमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंगल बैक्टीरियम इन द सॉइल इंटरेक्ट विद। डी ऑप्शन होगा इसका। 25 का डी ऑप्शन, सभी होंगे ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन द बायोस्फीयर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी से। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, सन से भी मिलती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से भी। क्वेश्चन नंबर 26 का ए जो ऑप्शन है 26, नेक्स्ट 26 ए जिसे कहा गया है, इसका आंसर होगा गाइज ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एनर्जी फ्लो होती है, सी ऑप्शन। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है, इकोसिस्टम, तो फ्लो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, लेट्स टॉक अबाउट 28, बी ऑप्शन 17 इज राइट आंसर। 17 17 तत्व पाए जाते हैं, जो जरूरत होती है 17 तत्वों की प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, फास्फोरस, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फास्फोरस, एटीपी को प्राप्त करने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 30, अगेन बी ऑप्शन फास्फोरस, अगेन बी ऑप्शन फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव,
डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 डी ऑप्शन आयरन। आयरन ही आपको पता होगा क्लोरोफिल आयरन से ही बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैगून एंड एस्चुरी। सिंपल डिफरेंस ये है कि लैगून का पानी सलाइन होता है जबकि एस्चुरी का पानी ब्रैकिस होता है। ठीक है। इसके अलावा और कोई अंतर लिखा हो तो मुझे सब कह सकता है, बोलिए बताइए। सर लैगून वह क्षेत्र है जिसमें समुद्र का जल एक तट द्वारा घेरा जाता है। ठीक है। और एस्चुरी मतलब नदियों का पानी समुद्र। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम। एग्रीकल्चर इसका सिंपल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 34 ब्रैकिस वाटर। 30 कौन सा था सर ये वाला? मैडम ध्यान से सुनिए, 33 ठीक है, डिफरेंस बताना है। 34 ब्रैकिस वाटर आंसर, नुरखुरा पानी। क्वेश्चन नंबर 35 एग्रीकल्चर। एक्वेरियम बिल्कुल होगा। ठीक, और कोई हो तो वो बता दीजिएगा। और मुहाना जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं। सही है, सही है। 35 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 अंडर विच एक्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बैन प्लास्टिक। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995। हिंदी में लिख लीजिएगा, नॉन डिग्रेडेबल कचरा ना गलने वाला कचरा अधिनियम, कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995। क्वेश्चन नंबर 37 मिशन बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो मिशन बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 द असम हिल लैंड इकोलॉजिकल साइट एंड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन इन विच ईयर। किस साल में जो है ये असम से रिलेटेड प्रपोजल या एक्ट पास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये असम का था 2006 में, 2006 में जो है ये पास हुआ था बिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 सॉइल इरोजन नोन एज। स्लो सॉइल इरोजन जो होता है आपको पता है उसको कहते हैं जियोलॉजिकल सॉइल इरोजन। ठीक है, भूगर्भिक मृदा अपरदन। ठीक है, राइट एनी टू टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। दो तरह के जो सॉइल इरोजन है कोई दो टाइप के लिखने हैं। ठीक है, उसमें से है रैंड्रोप इरोजन था एक, सीट इरोजन था, रील इरोजन था, जो भी आप लैंडस्लाइड या कोस्टल इरोजन वट एवर यू वॉन्ट टू मैंसन यू कैन मैंसन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज प्लांटिंग ऑफ द सम वेराइटी ऑफ सेम वेराइटी ऑफ द क्रॉप, मतलब एक ही वेराइटी की क्रॉप को हम बार बार लगाते हैं एक ही जगह पर, तो उसको हम मोनोकल्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 विच इंडियन मोन्यूमेंट फेसिंग मार्बल कैंसर। कौन सा इंडियन मोन्यूमेंट जो है मार्बल कैंसर फेस कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो है गाइज वो है ताजमहल। ताजमहल जो है ये फेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 यू कैन से एरोसोल्स स्प्रे हैज विच गैस। देखो जितने भी एरोसोल्स स्प्रे जो होते हैं उसमें CFC गैस पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राथमिक प्रदूषकों में कोई प्राथमिक प्रदूषक का एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक प्रदूषक बहुत सारे बताए थे आप लोगों को, जैसे कि DDT है या फिर प्लास्टिक हो सकती है, यू कैन से। तो DDT है, प्लास्टिक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी जैसे कि अगर आप DDT सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है सेकेंडरी एग्जाम्पल के तौर पर आएंगे। ऑक्साइड्स हैं, ADP हैं। 46 गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। DDT, प्लास्टिक, ये नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ फ्लाई एश। तो थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एश निकलती है, आपको पता है। मेंशन एनी टू यूजेज ऑफ फ्लाई एश। कोई भी फ्लाई एश के दो यूज बता दीजिए। उसका है आंसर जैसे कि एक ब्रिक्स बनाना था, ईंटें जो बनती हैं फ्लाई एश की, और माइनिंग की फिलिंग जो होती है वो भी फ्लाई एश से होती है। क्वेश्चन नंबर 49 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मेड पॉलिसी टू कंट्रोल द फ्लाई एश। ठीक है, देखिए एक 100 किलोमीटर पॉलिसी है, 50 किलोमीटर पॉलिसी है। 100 किलोमीटर पॉलिसी कहती है कि भाई
फ्लाई ऐश जहाँ निकलती है, कोई थर्मल पावर प्लांट है, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा उसमें फ्लाई ऐश की ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा 50 किलोमीटर पॉलिसी ये कहती है कि कहीं पर भी माइनिंग होती है अंडर द या सराउंडिंग द 50 किलोमीटर ऑफ द थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो हम उसकी माइनिंग की फिलिंग जो करेंगे वो फ्लाई ऐश से ही करेंगे। ये जो है 2 पर्टिकुलर सेक्शंस थे, उसमें से किसी को भी मेंशन कर देना था आपको, सही होता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट इज नैनो पार्टिकल? 10 to the power -9 इज अ नैनो पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 51 विच वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट अकर्ड इन पेंट्स, परफ्यूम एंड पॉलिश। तो देखिए मेथाइल एल्डिहाइड जो है ये बताया था आपको कि ये कंपोनेंट है जो BOC है, और सॉरी मेथाइल नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड इज द आंसर। नॉर्मली जो परफ्यूम्स वगैरह में होता है, डीओज वगैरह में होता है। 52 द मेजर सोर्स ऑफ रेडोन गैस। रेडोन गैस का जो प्रमुख स्रोत है वो है मृदा, मिट्टी से रेडोन गैस निकलती है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा है कि मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन से रिलेटेड है SO2 से जो है एसिड रेन होती है, H2SO4 बनता है इससे, जब ये जल में जाकर मिल जाती है, आपको पता है। फुल फॉर्म ऑफ NAAQS का फुल फॉर्म है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, आपको पता है। फुल फॉर्म ऑफ PM 2.5 एंड PM 10। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है हाउ मेनी गैसेस आर प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ NAAQS। तो लगभग 12 गैसेस मैंने आपको बताई थी जो 2009 में NAAQS ने अपनी लिस्ट में जारी की हैं, जो एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म PM 2.5 और PM 10 की फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 57 विच टाइप ऑफ क्लाउड्स इंक्रीजिंग द कार्बन ऑन हिमालयन ग्लेशियर। तो एक अलग तरीके के बादल जो है हिमालयन ग्लेशियर में मिल रहे हैं, जिनको हम एशियन ब्राउन क्लाउड बोलते हैं, एशिया के भूरे बादल, ठीक है, जो कार्बन की मात्रा हिमालयन ग्लेशियर पर बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रिलीज इन विच ईयर? तो 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रिलीज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है विच आर्टिफिशियल केमिकल इज मोर डेंजरस देन साइनाइड। साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक कौन सा केमिकल है? तो मॉर्फिन उसका नाम बताया था मैंने आपको। मॉर्फिन की मात्रा मैंने बताई थी कि 0.005 mg भी इंसान को मार सकती है, जबकि साइनाइड की 1 mg बताई थी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा गुना जो है जहरीला है ये तत्व मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेंशन एनी 2 सोर्स ऑफ द लेड। लेड के कोई 2 सोर्स बताइए। तो लेड के जो जहाँ से लेड हमें प्राप्त होता है, बहुत सारी जगह से प्राप्त होता है, कोई भी 2 आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई कहाँ से जो है लेड हमें प्राप्त हो रहा है। तो लेड प्राप्त हो रहा है PVC से, पेंट से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ से लेड मिलता है। इवन मैगी में भी जो है लेड पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। अब और एक मेटल टॉयस होते हैं, उसमें भी लेड का बहुत बड़ा प्रयोग होता है, जो छोटे बच्चों के लोहे या किसी धातु से बने हुए वो होते हैं। इसके अलावा विच क्रोनिक टॉक्सिक वेरी डेंजरस फॉर अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन। एक महिला के साथ में, एक गर्भवती महिला के जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी तत्व का पड़ता है तो वो लेड का पड़ता है। उसके नर्वस सिस्टम को, बच्चे के नर्वस सिस्टम को, और उसके जो है ब्रेन पर असर करता है बहुत बड़े पैमाने पर लेड। इन विच सिटी ऑफ जापान पॉइजनस एलिमेंट मरकरी कंज्यूम्ड बाय फिशेस। ठीक है, किस शहर में मछलियों के द्वारा, जापान में मछलियों के द्वारा वो तत्व, मरकरी तत्व खा लिया गया था और फिर बाद में उससे बीमारी हुई थी। उस शहर का नाम था मिनामाटा। मिनामाटा एक शहर है और उसी के नाम पर मिनामाटा डिसीज़ चली, जो मरकरी के चले जाने से होती है। बहुत खतरनाक डिसीज़ है ये। राइट एनी 2 डिसीज़ यूज्ड बाय मरकरी। तो एक तो मिनामाटा ही एक डिसीज़ है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, बहुत सारी बीमारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। तो 64 कह रहा है कि जो वाई विच मेटल एलिमेंट द डिसीज अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर किस बीमारी, मतलब किस मेटल से होता है? अल्जाइमर बेसिकली एल्यूमिनियम से होता है। जो एल्यूमिनियम की पन्नी वगैरह का प्रयोग करके हम खाने वगैरह में, फूड वगैरह में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, वो हमें अल्जाइमर पैदा करते हैं हमारे शरीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। वाई विच टॉक्सिक एलिमेंट द डिसीज
ब्लैक फूट टुक प्लेस। ब्लैक फूट एक बहुत पॉपुलर डिसीज है जो कि आर्सेनिक नामक तत्व से होती है, आप सभी को पता है, आर्सेनिक से ब्लैक फूट डिसीज होती है। एग्जाम्पल ऑफ द क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा 3 और प्रकार के मैंने पेस्टिसाइड्स आपको बताए थे। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा फेमस कार्बन हाइड्रोकार्बन है, DDT इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है DDT। फिर है हु यूज DDT फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1939, 1939 में किसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में DDT का प्रयोग किया था? इनका नाम था पॉल मुलर। और पॉल मुलर ने यह प्रयोग जब किया था, इससे पहले DDT का प्रयोग कभी इस तरह से नहीं किया जाता था। मलेरिया नामक बीमारी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद में ये जो है एग्रीकल्चर सेक्शन में चलने लगी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। मेंशन एनी 2 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द DDT। तो रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर हो जाता है DDT से बहुत बड़े पैमाने पर, इम्यून सिस्टम बेकार हो जाता है बड़े पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर कॉमन एयर पोल्यूटेंट। तो 6 पोल्यूटेंट हैं ऐसे जो कि एयर पोल्यूटेंट हैं, ठीक है। 6 पोल्यूटेंट आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेड है, O3 ओजोन है मतलब जिसे कहते हैं, SO2 है और PM है पार्टिकुलेट मैटर, NO2 है। ये 6 तत्व हैं जो प्रदूषक माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हाउ मेनी ppm अ पर्सन जनरली डाइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कितने ppm गैस पर, मोनोऑक्साइड की कितने ppm पर व्यक्ति मर जाता है? तो इसका आंसर था 750 ppm पर व्यक्ति की मौत हो जाती है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 72 इन विच सिटी 4000 पीपल डाइड इन टॉक्सिक फॉग इन 1952। 1952 में ये टॉक्सिक फॉग फैला इस शहर में और 4000 लोगों की जान चली गई, ठीक है। तो ये शहर है गाइज लंदन। लंदन में ये घटना हुई थी, लंदन फॉग के नाम से फेमस है ये घटना। फिर है विच गैस यूज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटिशन पर पूछा जाता है। ये मेथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ये गैस भोपाल गैस त्रासदी के जो 1984 में हुई थी उसमें फैल गई थी, ठीक है। इसके अलावा हाउ मेनी किलोमीटर्स इन ओजोन लेयर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कितने किलोमीटर ऊपर ओजोन लेयर पाई जाती है? तो नॉर्मली 30 से 50 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा, 50 किलोमीटर के आसपास। विच एलिमेंट इज अकर्ड इन वाटर स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में कौन सा तत्व पानी में पाया जाता है, जहरीला तत्व, ठीक है गाइज, उसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक नॉर्थ इंडिया के पानी में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन है गिव द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल था फास्फोरस। फास्फोरस मैंने बताया आपको कि एक सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल है। नेम एनी साइनोबैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो साइनोबैक्टीरिया जो पानी में पाए जाते हों, जो समुद्र में पाए जाते हों, उसका नाम बताना है हमको कि वो साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो उसका आंसर होगा जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोस, एनाबेना और स्प्रुलेना। ये साइनोबैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नेम एनी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो डीनाइट्रीफाइंग करते हैं तो इसके लिए सूडोमोनास मैंने बहुत फेमस बताया था आपको। सूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि डीनाइट्रीफाइंग करता है, फिर से नाइट्रोजन बनाता है। 79 कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय। देखिए नेचुरल सिलेक्शन जो प्राकृतिक चयन पद्धति है, जो ये थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, वही फिट होगा, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा इस पृथ्वी पर, यही नेचुरल सिलेक्शन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 80 इकोटोन ऑल्सो नोन है। इकोटोन को और क्या कहा जाता है? तो इकोटोन को जोन ऑफ टेंशन कह सकते हो गाइज आप, जोन ऑफ कन्वर्जेंस कह सकते हो, जोन ऑफ जंक्शन कह सकते हो, बहुत सारे नाम हैं इसके। नेम ऑफ द सक्सेशन ऑफ द लाइकेन। मोजेस है जो सक्सेसर है किसका? लाइकेन का। मोजेस के अलावा क्या है? एल्गीज हैं, ये भी सक्सेसर हैं इसके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सक्सेसर का बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82
when succession is brought about by living inhabitant of that community itself, the process is called. देखिए ये सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन है, पारिस्थितिकी अनुक्रम की डेफिनेशन है, ठीक है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही हैबिटेट में, ठीक है, सक्सेशन करता है, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि विच वन इज मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्पेशली थ्रू फिजियोलॉजी, ठीक है, कि अपनी ही फिजियोलॉजी से, अपनी ही शरीर से कोई जानवर, कोई भी जंतु अगर टेम्परेचर को मेंटेन करता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है होमोस्टेसिस, ठीक है, समस्थितिक, ठीक है। ये होमोस्टेसिस के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है ट्रोफिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व 3 कॉन्सेप्ट, नेमली जो ट्रोफिक स्तर हैं इंटरेक्शन में वो 3 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए ट्रोफिक लेवल के लिए एक तो आपको पता होना चाहिए फूड वेब, फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड, मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है विच फूड चेन स्टार्ट विद डेड पार्टिकल्स, कौन सी फूड चेन मृत जीवों से शुरू होती है? तो डेट्रियट्स फूड चेन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 85 का है डेट्रियस फूड चेन, जिसको मृत जीवी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। एक ग्रेजिंग फूड चेन बताई थी, एक डेट्रियस फूड चेन बताई थी। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो घास से शुरू होती है, प्लांट से शुरू होती है, और ये किससे शुरू हो रही है? मृत जीवों से। इसके अलावा फंगी एंड बैक्टीरिया, देखिए फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं, अवघटक होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 87 प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ओशियन के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? जैसे कि जमीन पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं कौन? प्लांट्स, लेकिन ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द ओशियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 द एग्जाम्पल ऑफ एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म का कौन सा उदाहरण है? एमेंसलिज्म एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें एक प्रजाति को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और दूसरी प्रजाति को हानि होती है। जैसे कोई एक बड़ा पेड़, ठीक है, और छोटे पेड़ का संबंध, अगर कोई बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ होता है तो उसको हानि होगी छोटे पेड़ को, और बड़े पेड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिग ट्री एंड स्मॉल ट्री रिलेशन इज एमेंसलिज्म रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 89 द रिलेशन ऑफ लायन एंड डियर, शेर और चीते का रिलेशन है प्रेडेशन का, शिकारी का, शिकार और शिकारी का जो रिश्ता होता है वही रिश्ता है, तब इसको बोलते हैं प्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 90 विच पिरामिड डज नॉट अकर इन द इन्वर्टेड पिरामिड, कौन से पिरामिड का उल्टा पिरामिड नहीं पाया जाता है? तो आपको 3 पिरामिड बताए मैंने, उस पिरामिड में एनर्जी का पिरामिड जो था उसका कोई उल्टा पिरामिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। संख्या का पिरामिड जो पिरामिड ऑफ नंबर्स कहलाता है उसका उल्टा होता है। इसके अलावा ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बायोमास का जो पिरामिड होता है उसका भी उल्टा होता है, लेकिन एनर्जी का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। इसके अलावा हाउ मेनी आर फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, 3 फंक्शन होते हैं साहब। इकोसिस्टम के 3 ही काम बताए हैं। एक तो पहला काम था इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रम करना, दूसरा काम बताया था न्यूट्रिशन साइकिल का, और तीसरा काम जो हमने बताया था आपको वो बताया था न्यूट्रिशन साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक काम और बताया था मैंने, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब एंड पिरामिड, इकोलॉजिकल, ये एनर्जी फ्लो के नाम से जाने जाते हैं। तो 3 काम हो गए थे। 3 कामों में आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के, हमारे पूरे के पूरे प्लैनेट पर जो इकोसिस्टम है उसके 3 काम है। एक तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसको पारिस्थितिक अनुक्रम कहा जाता है, एक एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो जो ऊर्जा प्रवाह कहलाता है, जैसे कि किसके रूप में होता है ऊर्जा फ्लो? 3 कामों के रूप में होता है। नंबर 1 फूड चेन, फूड वेब, और नंबर 3 है आपका फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड, और तीसरा काम है आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिशन साइकिल। 92 विच वन नोट एट CO2 इन कार्बन साइकिल, देखिए कौन सा ऐसा सिस्टम है इनमें जो कार्बन साइकिल को, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करता है वातावरण में, इकोसिस्टम में। तो फोटोसिंथेसिस वो क्रिया है जो ऐड नहीं करती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 इन नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू विच गैस, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन
किस में चेंज होती है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होती है गाइस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 94, इन नाइट्रिफिकेशन अमोनिया कन्वर्ट इनटू विच गैस, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। डी नाइट्रिफिकेशन इन द प्रोसेस नाइट्रेट टू विच गैस, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है अमोनिफिकेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट यूरिया यूरिक एसिड इन विच गैस, अमोनिफिकेशन नाम दे रखा है, अमोनिया में ही होगा ऑब्वियसली। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 97, हाउ मेनी बायोम्स जनरली अकर्ड ऑन अर्थ, कितने बायोम पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली बायोम तो 12-13 होते हैं, लेकिन जनरली हम इनको 6 बायोम में बांट सकते हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 98, विच बायोम डज नॉट अकर्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए टुंड्रा बायोम जो है सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, स्टेपी अकर्ड इन ग्रासलैंड, स्टेपी रसिया में पाए जाते हैं गाइज। और एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल यूट्रिफिकेशन, कल्चरल यूट्रिफिकेशन मतलब मानव के द्वारा किसी क्षेत्र में या किसी इकोलॉजिकल इक्वेटिक इकोलॉजी में क्या हो जाए, बहुत बड़े पैमाने पर यूट्रिफिकेशन हो जाए, बहुत बड़े पैमाने पर जो केमिकल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड हो जाएं, उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कल्चरल यूट्रिफिकेशन। जैसे कि मान लो किसी गांव वगैरह से बड़े पैमाने पर केमिकल रिलीज हो, तालाब में चला जाए। इसके अलावा हम मूर्ति विसर्जन करते हैं, वो भी एक तरीके से कल्चरल यूट्रिफिकेशन करेंगे। कोई केमिकल्स हो, बहुत बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर इक्वेटिक इकोसिस्टम में चले जाएं, तब भी वो एक कल्चरल यूट्रिफिकेशन में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 101, 101, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है हमारे देश इस पूरे के पूरे टेस्ट पेपर का, वो है लेंथ ऑफ द वेटलैंड एंड हाउ मेनी रामसर साइट्स अकर्ड इन इंडिया। देखिए लेंथ जो है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेटलैंड होती है 6 मीटर, 6 मीटर तक ही वेटलैंड पाए जाते हैं। 6 मीटर से अगर ज़्यादा होगा तो वो वेटलैंड नहीं कहलाएगा, ठीक है, लेक्स वगैरह में कंसीडर हो जाएगा, लेकिन 6 मीटर तक वो वेटलैंड कहलाएगा। दूसरी चीज़ है इसी क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन है ये आंसर इसका कि कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं। तो अभी 2020 में टोटल रामसर साइट हो चुके हैं गाइज, देयर इज 41 रामसर साइट्स, ठीक है, 41 रामसर साइट हो चुके हैं। और इस तरह से हमारा ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर द इन्वायरमेंट। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आगे भी हम वीडियो इस तरीके की बनाएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट की ये पहली वीडियो थी जो टेस्ट पेपर पर बेस्ड थी। आगे की और भी वीडियोज़ हैं जो मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।